बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका रसूलुल्लाह। सबसे पहले अपोलोजाइज, थोड़ा स्क्रीन का इशू आ रहा है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा कि शायद मेरा ख्याल है अपसाइड डाउन मेरी स्क्रीन आ रही है। और दूसरा, टाइमिंग थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा सेशन रखा है फ्राइडे वाले दिन। तो क्लिनिक से फारिग होते ही मैं सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ। लंबा सेशन नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। और 1 घंटे का सेशन है। इंशाल्लाह 12:15 तक फ्री हो जाओगे। तो नॉर्मली आप लोग मिडनाइट पे कोई नेटफ्लिक्स की या अमेजोन की सीरीज देखते हो, तो ये भी एक सीरीज का एपिसोड समझ के 1 घंटा देख लो, सुन लो। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इजी है। वल्बेरी का चैप्टर नंबर 8 है, लेटेस्ट एडिशंस है। तो जब सबसे पहला सवाल जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से, वो है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। अब ये जो पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा कंप्लीट चैप्टर है, ये बेसिकली बात चल रही है प्री स्कूल चिल्ड्रन की। यानी वो बच्चे जो अभी स्कूल में नहीं गए, उनकी बात चल रही है। और हमारे यहाँ तो 2.5 साल में भी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं, लेकिन नॉर्मली ये यूके की किताब है। तो वहाँ पे बच्चों को 5 साल में स्कूल भेजा जाता है। तो ये जो 4 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, ये भी प्री स्कूल चिल्ड्रन में आते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि 1 2 3 4 ईयर्स वाले बच्चे प्री स्कूल चिल्ड्रन में आ रहे हैं, उनके बारे में ये चैप्टर बात कर रहा है। सबसे पहला टर्म है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज। अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का मतलब है कि बचपन में जितनी भी कैरीज होती हैं उनको अर्ली चाइल्डहुड कैरीज कहा जाता है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 जो है, अच्छा, जिन लोगों को ना अभी नींद नहीं आ रही इतनी अच्छे से, तो वो तो एक जिनको कह रहे हैं, जिनको नींद नहीं आ रही वो तो डेफिनेटली लेक्चर सुने। लेक्चर के दौरान ही कहते हैं ना, नींद आना शुरू हो जाती है। तो बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी लेक्चर के बीच में। खैर, मजाक कर रहा हूँ, जोक्स अपार्ट। तो दो टाइप्स, दो कैटेगरीज होती हैं। एक होती है नर्सिंग बॉटल कैरीज और एक होती है रैम्पेंट कैरीज। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज और रैम्पेंट कैरीज में क्या फर्क है, ये सवाल पूछ सकते हैं। जो नर्सिंग बॉटल कैरीज होती है वो 3 साल या उससे छोटे बच्चों में होती है। जो रैम्पेंट कैरीज होती है वो 4 साल और उससे बड़े बच्चों में होती है। जो 2 साल, 1 साल, 2.5 साल में होती है वो नर्सिंग बॉटल। 3 साल, 3.5 साल, 4 साल वो होती है रैम्पेंट कैरीज। नर्सिंग बॉटल कैरीज की जो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है वो है बॉटल, रात को सोते वक्त मुंह में बच्चे के बॉटल रख देना। तभी उसको नाम दे दिया गया है नर्सिंग बॉटल कैरीज। रैम्पेंट कैरीज का मोस्ट कॉमन रीजन है कि कोई बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होना, फॉर एग्जांपल जीरोस्टोमिया, फॉर एग्जांपल रेडियोथेरापी हुई हो हेड एंड नेक की, तो उससे क्या होता है, स्लेवा कम हो जाता है और बहुत जल्दी कैरीज हो जाती है। इसको रैम्पेंट कैरीज को अक्यूट कैरीज कहते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है तीसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि नर्सिंग बॉटल कैरीज में एक पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है कि अपर प्राइम अच्छा, प्राइमरी दांत जो होते हैं ना वो 10 होते हैं, 5 ऊपर, 5 नीचे। ऊपर में अ, हाँ, दो दो मोलर्स हो गए। और 2 मोलर्स, 4 मोलर्स, और बाकी कैनाइन लेटरल, सेंट्रल सेंट्रल लेटरल कैनाइन, प्री मोलर्स नहीं होता, बात सबको पता है। 10 ऊपर, 10 नीचे। और थर्ड मोलर तो जाहिर जाहिर सी बात नहीं होता। तो अपर एंटीरियर्स अफेक्ट होते हैं और उसके अलावा अपर प्राइमरी मोलर्स अफेक्टेड होते हैं। और कभी 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 लोअर प्राइमरी मोलर्स हो सकते हैं, लेकिन, बड़ा सा लेकिन, लोअर एंटीरियर अफेक्टेड नहीं होते हैं। जबकि रैम्पेंट कैरीज में ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता। अपर वाले भी इनफेक्ट उतने ही अफेक्टेड है जितने लोअर वाले हैं। सारे दांत एक जैसे ही अफेक्टेड होते हैं क्योंकि ये एक अक्यूट कैरीज है, ड्यू टू एक रिस्क है बच्चों में कि कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे दांत अफेक्ट होंगे, कोई पैटर्न नहीं। अब यहाँ एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि यार ये 3 डिफरेंसेस तो हो गए। अब सवाल आता है नर्सिंग बॉटल कैरीज में
लोअर लोअर एंटीरियर तो बिल्कुल ठीक होते हैं, अपर अफेक्टेड होते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी तीन रीजंस हैं। पहला रीजन पहला रीजन ये है कि जो दूध की बोतल मुंह में डाली जाती है ना, तो वो बेसिकली जो जबान है ना, वो लोअर एंटीरियर को प्रोटेक्ट करती है। ऐसे डालते हैं ना, तो जबान ने लोअर एंटीरियर दांतों को प्रोटेक्ट किया होता है, उस तक तो दूध नहीं पहुंचता। दूसरा रीजन, जो सिलेवा होता है ना बच्चे का, वो ज्यादा लोअर एंटीरियर टीथ को टच करता है, हिट करता है, बाथ करता है, तो वो इसलिए प्रोटेक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, प्रोटेक्शन ज्यादा होती है। तीसरा रीजन, जो बॉटल की जो है टिप है, वो जो जो फ्लूइड निकलता है बॉटल से, दूध या जूस, वो सीधा जो हिट करता है ना, वो अपर एंटीरियर को हिट करता है, क्योंकि लोअर एंटीरियर को तो जबान ने प्रोटेक्ट किया होता है, और जितना भी जूस और दूध है वो अपर एंटीरियर को टच करता है सीधा। तो इसलिए अपर एंटीरियर टीथ ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, लोअर एंटीरियर टीथ बच जाते हैं। ये एक पैटर्न है नर्सिंग बॉटल कैरीज में। मजीद सवाल पूछ लिया इन्होंने कि ईटियोलॉजी क्या होती है अर्ली चाइल्डहुड कैरीज की। उसमें आप बता सकते हो, नंबर 1 शुगरी ड्रिंक्स पीना बॉटल फॉर्म के अंदर, नंबर 2 फ्रूट जूसेस पीना बॉटल फॉर्म के अंदर। दोनों अलग चीजें हैं। शुगरी से क्या होता है कि कैरी ज्यादा होती है, और फ्रूट जूसेस से क्या होता है, उसमें शुगर तो नहीं होता, लेकिन उसमें एसिड होता है, एसिड से इरोजन होती है, तो इरोजन भी टूथ सरफेस लॉस करवाता है। तीसरा रीजन डीएमएच, डेसिड्यूस मोलर हाइपो मैच्योरेशन या हाइपो मिनरलाइजेशन। ये खास तौर पर प्राइमरी सेकंड मोलर्स होते हैं ना, वो कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। जैसे बड़ों में होता है एमआईएच, बच्चों में होता है डीएमएच, डेसिड्यूस मोलर हाइपो मिनरलाइजेशन या हाइपो मैच्योरेशन। इसमें डिफेक्टिव मोलर बनते हैं और वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। चौथा है माल न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन बच्चे की ठीक नहीं है। पांचवा है लीनियर इनेमल क्रैक्स या इनेमल डिफेक्ट्स, अगर इनेमल में कोई डिफेक्ट्स हैं। छठा है प्रोलॉन्ग फोर्स या फोर्सफुली ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मली बेसिकली उसमें क्या होता है, जो वो मिल्क होता है उसके अंदर 7% लेक्टोस होता है। कितना होता है? 7% लेक्टोस होता है, तो जो कि नॉर्मली अगर बच्चा पी रहा है तो उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात लिखी हुई है कि 1 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग दांतों के लिए हार्मफुल नहीं है, दांतों के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। एक और 6 महीनों तक तो हाईली रेकमेंडेड है। ये 6 महीने तक तो समझो लाजमी है कि वो उस पे बच्चे को ना 3-4 महीनों में जो सप्लीमेंट्स लगा देते ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। 6 महीने कम से कम होना चाहिए। और 6 महीने के बाद आप साथ में ऐड कर सकते हो, साथ में आप या तो रिप्लेस भी कर सकते हो या साथ में ऐड भी कर सकते हो फॉर्मूला मिल्क। गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। 6 महीनों तक तो क्या कहते हैं, मदर का मिल्क, ठीक है। 6 महीनों के बाद या तो उसको पूरा रिप्लेस कर लो, या बेहतर है उसको साथ साथ रखो, और साथ साथ में आप फॉर्मूला मिल्क भी ऐड कर दो। लेकिन काओ का मिल्क कभी ऐड नहीं करना, वो 1 साल के बाद ऐड कर सकते हो। 1 साल से पहले काउ मिल्क नहीं देना बच्चों को, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा लेक्चर है इसमें, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें भी है इस लेक्चर के अंदर, काफी आपको पता चलेंगी कि अच्छा ऐसा करना है। फिर 1 साल के बाद आप काउ मिल्क भी दे सकते हो, ठीक है ना, जो हम लोग पीते हैं। लेकिन एक होता है स्किम्ड मिल्क। स्किम्ड मिल्क क्या होता है, जो अक्सर बड़े पीते हैं, उसमें पूरा इस तरह उसको फैट्स फैट्स नहीं होते, उसके अंदर जीरो फैट्स होते हैं। ऐसा मिल्क जिसमें 0% फैट है, वो 5 साल से छोटे बच्चों में नहीं दे सकते हैं। काउ मिल्क 1 साल से छोटे बच्चों में नहीं दे सकते हैं। मदर का मिल्क 1 साल से बड़े वालों को नहीं देना चाहिए। 1 साल तक तो दे सकते हो, जाहिर सी बात है, इनकरेजेबल है। 6 महीने तक तो लाजमन देना चाहिए, और 6 के बाद या तो रिप्लेस कर दो या साथ साथ चलाओ फॉर्मूला मिल्क के साथ। 1 साल के बाद फिर डिस्करेज करो। 2 साल के बाद तो दो फिर ये करवाएगा, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज करवाता है। इसको कहते हैं प्रोलॉन्ग फोर्स्ड ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा कुछ बच्चे होते हैं जो पूरी रात रात मदर्स मिल्क में होते हैं, तो वो भी अर्ली चाइल्डहुड कैरीज का कॉज बनता है। कितना लेक्टोस होता है? 7% होता है, तो पीसीक्यू आ सकता है, पता होना चाहिए। काओ का मिल्क है, उसमें कितना लेक्टोस होता है? 4% होता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है। इट इज अ सेफर ड्रिंक, इन इन बिटवीन मील्स आप मिल्क ले सकते हो,
तो मिल्क का कोई इशू नहीं है। अगर आप में 4% लैक्टोज है तो ये तो शुगर हो गया, तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। तो बिटवीन द मील जो होता है ना, तो वो आप दूध ले सकते हो, दूध और पानी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन रात को सोते वक्त बच्चा रो रहा है और माँ बेजार बाप बेजार, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, बॉटल उसके मुंह में रख देते हैं और वो सो भी जाता है, पूरी रात बॉटल उसके मुंह में दूध की पड़ी रहती है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। 2 साल के बच्चों में ये नहीं होना चाहिए, 2.5 साल के बच्चों में ये नहीं होना चाहिए। भले काऊ मिल्क हो, वैसे तो नुकसान नहीं है, लेकिन पूरी रात जब मुंह में पड़ा होगा ना, तो फिर नुकसान होगा, क्योंकि रात को सोते वक्त जो स्लेवरी फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जो स्लेवरी फ्लो है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो एक तो स्लेवरी फ्लो भी कम हो गया, और पूरा रात यार मतलब कितना कंसेक्यूटिव कांटेक्ट हो रहा है, तो वो तो अलग बात हो गई, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। और 1 साल के बाद बॉटल्स खत्म करवानी है बच्चों को, 1 साल तक सही है, फिर उसको प्रॉपर ग्लास में या मग में किसी चीज में बॉटल की आदत खत्म करवाओ बच्चों से 1 साल के बाद। तो ये सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बारे में। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सवाल अच्छा तो नहीं लग रहा, मतलब 11:15 बजे तंग करूं, सवाल पूछूं, और मे भी काफी लोग ऐसे लेक्चर सुन रहे हो हेडफोन्स लगा के ब्लैंकेट में, और चिल सीन लगा पड़ा है, कभी भी आंख भी लग सकती है, और सामने में भी कोई उस रूम में हो जिसमें कुछ लोग सो भी रहे हो ऑलरेडी। तो खैर, अगर कोई जवाब दे सकता है इजीली तो ये बताए कि नर्सिंग बॉटल कैरीज में लोअर टीथ को अफेक्ट क्यों नहीं होता, अपर टीथ को ज्यादा अफेक्ट क्यों होता है। 3 रीजंस पता है, अगर कोई जवाब दे सकता है तो। सर, टंग प्रोटेक्ट करती है लोअर एंटीरियर्स को और सलाइवा के एक्शन की वजह से, और तीसरा है कि मिल्क जो है वो डायरेक्टली अपर एंटीरियर्स को हिट करता है, और इस वजह से लोअर एंटीरियर्स जो है वो स्प्रेड होते हैं, उन पे इफेक्ट नहीं होता। बहुत जबरदस्त, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छा बताया, शाबाश। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो आते हैं टेम्पोराइजेशन। खैर वो आगे, अच्छा प्रिवेंशन पे आते हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर पे आते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट कि बच्चों में प्रिवेंशन में क्या क्या करना चाहिए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्लोराइड्स। अब फ्लोराइड्स में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट। फ्लोराइडेटेड टूथपेस्ट, तो बच्चों में कितना पीपीएम फ्लोराइड देना चाहिए, कोई बताएगा। चैट में ही बता सकता है कितना पीपीएम। 500, 1000, 2000, 6000, 10,000, 1,000, डॉक्टर इकरा ने कहा। समिट में लिखा हुआ है कि 6 साल से कम बच्चों में, समिट में लिखा हुआ है कि 6 साल से कम बच्चों में 500 पीपीएम का फ्लोराइड देना चाहिए, और 1,000 नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लोरोसिस होने के चांस हैं। ये वो टाइम पीरियड है जब परमानेंट दांत की कैल्सिफिकेशन चल रही होती है, तो तब मत दो इतना फ्लोराइड। लेकिन लेकिन वलबेरी क्या कह रही है, कह रही है कि चाहे बच्चा हो, 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीनों का हो, जब पहला दांत निकले, और उस वक्त जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है उसका पीपीएम 1,000 होना चाहिए, 1,000 से कम नहीं होना चाहिए। इसका रीजन बताया है कि अगर 1,000 से कम पीपीएम होगा तो रिसर्चेस के मुताबिक उसका एंटी कैरियस इफेक्ट ही नहीं होगा, वो कैरीज को रोकेगा ही नहीं, उतना फायदा ही नहीं देगा। तो वो तो फिर उन्होंने कहा तो फायदा ही नहीं देगा, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि कुछ ब्रश इससे अच्छा, मतलब फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अगर आप 500 पीपीएम से ब्रश कर रहे हो या खाली ब्रश कर रहे हो तो एक ही बात है। वो ऐसे ही तुम लोग अपने आप को खुश कर रहे हो, यार मैंने टूथ ब्रश किया पेस्ट के साथ, लेकिन उस पेस्ट में उतना फ्लोराइड ही नहीं है जो तुम्हारे दांतों को प्रोटेक्ट करे। तो वो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इस एक यूके की रिसर्च के मुताबिक, न्यूजीलैंड की रिसर्च के मुताबिक, यूरोप में ऐसा होता है कि 1,000 से कम वाले टूथपेस्ट को मार्केट ही नहीं किया जाता। लेकिन समिट लिखी थी वो अमेरिका वालों ने लिखी थी या किसी और ने लिखी थी, तो उनका मौकफ ये है कि नहीं भाई आपको कम देना चाहिए। तो देयर इज अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो यूके वाला और समिट वाला, अब अगर बीसीक्यू आ जाए ना, तो फिर देख लेना मेरे भाई,
और अगर ऑपरेटिव का पेपर है, डॉक्टर कादिर दल ने बनाया है, तो फिर भाई 500 वाला कर लेना। ठीक है। अगर पीडो का पेपर है, डॉक्टर फोजिया ने बनाया है, तो फिर 1000 वाला कर देना यार। ठीक है, तो वलबेरी को फॉलो करना। और अब जो हजरात पीजी हैं आईएमएम में, उसमें तो एक ही होता है, तो उन लोगों को फिर 1000 वाला वलबेरी को फॉलो करना है, क्योंकि लेटेस्ट गाइडलाइन यही है, समिट को फॉलो नहीं करना। ठीक है। जो पीजी हजरात है यार, अपनी जिंदगी में अगर आप लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अगर आप लोगों के बच्चे हैं या कभी होंगे, तो उनमें आप, हाँ, 1000 ppm, 500 ppm वाली पाकिस्तान में भी है पेस्ट, वो मत दीजिएगा, उनका कोई खास कमाल नहीं है। तो एक्चुअल गाइडलाइंस ये कहती हैं, तो समिट यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि कितना पीपीएम देना चाहिए प्रिवेंटिव में। तो प्रिवेंटिव में सबसे पहली जो बात आ गई कि 1000 ppm देना चाहिए। और वलबेरी के मुताबिक, क्योंकि अगर 1000 से कम दोगे तो उसका कोई भी कैरीज रोकने का इफेक्ट नहीं होगा। और अगर समिट के हिसाब से 500 ppm दोगे, क्योंकि 6 साल से कम बच्चों में 1000 ppm दोगे तो वो फ्लोरोसिस करवाएगा। ठीक है, लेकिन लेटेस्ट गाइडलाइन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो वलबेरी को सपोर्ट कर रही हैं, और कि 1000 ppm मिनिमम होना चाहिए। यहाँ तक कि वलबेरी का मौकफ है कि 1450 ppm देना चाहिए अगर कैरीज रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि ये आजकल जो मेजर फोकस है ना, वो टूथपेस्ट पे है, नंबर 1 फोकस। और अगर आप ज्यादा फ्लोराइड दे रहे हो ना, तो ख्याल कीजिएगा, पेरेंट की सुपरविजन होनी चाहिए, पेरेंट की सुपरविजन होनी चाहिए। नंबर 2, फ्लोराइड के अंदर ही बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव में फ्लोराइड के अंदर ही बात कर रहे हैं। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो है वो है फ्लोराइड सप्लीमेंट्स। अब फ्लोराइड सप्लीमेंट्स में या तो टेबलेट फॉर्म में होती हैं, या फिर सिरप फॉर्म में होती है, या ड्रॉप्स के फॉर्म में होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो होता है कि कंप्लाइंस का। तो यहाँ नॉर्मली रिसर्च इसमें पाया गया था कि वो लॉन्ग टर्म कंप्लाइंस हो नहीं पा रही, तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं है, तो बहुत कम यूज होता है, तो इसमें इतना हाईली रेकमेंडेड नहीं है फ्लोराइड सप्लीमेंट्स। लेकिन अगर कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है और फ्लोराइड का बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, तो फिर आपको देना चाहिए। तो ये एक टेबल 8.1 बना हुआ है, सिर्फ ये याद कर लो, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। टेबल 8.1 देख लो कि उसमें एज लिखी हुई है और कितना मिलीग्राम आपको सप्लीमेंट देना चाहिए। सप्लीमेंट मैंने आपको बता दिया, ड्रॉप या टेबलेट के फॉर्म में होता है। अगर 6 साल से 3 साल के बच्चे हैं तो 0.25, अगर 3 से 6 साल हैं तो 0.5, 6 साल से बड़े हैं तो 1 मिलीग्राम। ठीक है, तो बस ये टेबल याद कर लो। और उस टेबल के, ये उनमें होगा जिसमें जो पानी है वो 0.3 ppm से भी कम फ्लोराइड है। अगर 0.3 ppm से ज्यादा फ्लोराइड पानी में मौजूद है, तो एक पानी भी सोर्स बढ़ गया फ्लोराइड का, तो फिर आपको सप्लीमेंट को आधा कर देना है। लेकिन अगर पानी में 0.7 ppm से ज्यादा फ्लोराइड है, तो फिर सप्लीमेंट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्लोराइड माउथ वॉशेस, फ्लोराइड जेल, फ्लोराइड स्प्रेज, फ्लोराइड फोम्स 6 साल से कम बच्चों में नहीं देने। अब सवाल आता है यार, तो फिर प्रोफेशनली क्लिनिक पे क्या अप्लाई किया जाए, तो इसका एक ही जवाब है, फ्लोराइड वार्निश। अब सवाल आता है कि फ्लोराइड वार्निश में सबसे कॉमन कौन सा है, तो बहुत बड़ा सिंपल आंसर है बीसीक्यू का, और वो ये है कि 5% सोडियम फ्लोराइड। और उसके अंदर कितना पीपीएम फ्लोराइड होता है, 22,600 पीपीएम फ्लोराइड होता है। समिट भी यही कह रही है, वलबेरी भी यही कह रहा है, कोई इख्तलाफ नहीं है दोनों में। 5% सोडियम फ्लोराइड। जेल जो होती है वो मोस्टली एपीएफ होती है, और तो बहरहाल वो तो खैर बच्चों में देनी ही नहीं है। फ्लोराइड वार्निश साल में कितनी दफा देना है, 2 दफा, लेकिन अगर हाई रिस्क है तो 3 से 4 दफा आप कर सकते हो। अब बात करेंगे फ्लोराइड ओवरडोज की। कुछ बच्चे होते हैं जो टूथपेस्ट, बल्कि आप लोगों से सवाल है कि बच्चे टूथपेस्ट कभी खा भी लेते हैं, कभी नहीं। आजकल के तो मुख्तलिफ फ्लेवर्स आ रहे हैं, मैंगो, स्ट्रॉबेरी, मैंगो मजाक कर रहा हूँ, मतलब स्ट्रॉबेरी आ गया, टूटी फ्रूटी हो गया, पाइन एप्पल, पता नहीं क्या क्या आ रहा है। तो हमारा भी दिल करता है यार, कोलगेट सेंसोडीन छोड़ के यही एबीसी टूथपेस्ट करें। खैर, जोक्स अपार्ट, तो अगर बच्चे ने वो एक्साइटेड होके ज्यादा खा लिया ना, तो क्या प्रॉब्लम है या नहीं? अगर 1 इंच, आप लोगों का सवाल है, अगर 1 इंच पूरी पेस्ट खा ली, 1 इंच, 1 इंच इतना होता है ना, 1 इंच, 1 इंच या 2 इंच, चलो 2 इंच, 2 इंच,
2 इंच 4 साल की बच्ची ने 2 इंच पेस्ट खा ली, तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी सेहत पे? फर्क पड़ना चाहिए, ऐसे ही अपनी राय दे दो, मतलब भले तुक्का लगा दो, ऐसे ही बोल दो कुछ, मैं वो वही वही वाइवा नहीं, ऐसे ही सवाल पूछ रहा हूँ, अपनी राय का इजहार करो। कितना फर्क, मतलब पैनिक करेंगे पेरेंट्स नहीं कि पेस्ट खा ली, वो भी 1 इंच 2 इंच, समझो मतलब इतनी ज्यादा खा ली। लेकिन इतनी कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पे आप फ्लोराइड, टेंशन की बात नहीं है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा ये आप सुनिएगा। 3 टर्म्स होते हैं, और ये मेरे आईएमए में सवाल आया था, जनवरी 2019 की बात है। मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं क्या चीज़ होगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है तमीज़ वाला पेपर आ गया था। और उसमें एक सवाल ये भी था, टेबल्स से सवाल था। तो टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे पीजीज हो चाहे फाइनल ईयर हो। अगर पूरे चैप्टर तुम लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो टेबल्स को कभी भी मत छोड़ना, ये गलती नहीं करना। ऐसे याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, कि बस कोई पूछे। कुछ लोग माशाल्लाह इतना पढ़ लेते तो उनका दिल करता है, या कोई मुझसे पूछता क्यों नहीं, कोई पूछे, कोई सवाल आए, तो वो पढ़ाई का वो लेवल अचीव कर लेना चाहिए। तो 3 टर्म्स है, एक है सेफ्टी टॉलरेटेड डोज, यानी कि इतना डोज फ्लोराइड का ले लिया, उस वहां तक कोई सिर्फ सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी नहीं होंगे, मतलब कोई भी नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होंगे, आसान भाषा में बोले तो कोई नेगेटिव सिम्टम्स नहीं होंगे। चिल सीन है ना। सेफ्टी है, सेफ्टी टॉलरेटेड डोज, सेफ्टी टॉलरेटेड मतलब बर्दाश्त कर लिया उतना डोज। तो चिल सीन है, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई सिम्टम नहीं होगा। तो अच्छा कितना है भाई? पर केजी 1 1 मिलीग्राम। तो नॉर्मली जो बच्चा होता है वो 4 साल का, मेरे ख्याल है 8 9 केजी का होगा बच्चा, पता नहीं कितना होगा इतना, 8 9 केजी का। तो यानी कि 8 मिलीग्राम फ्लोराइड वो आराम से खा सकता है, चिल सीन है। 8 मिलीग्राम फ्लोराइड आराम से खा सकता है, यानी 1 इंच टूथपेस्ट के अंदर 1 मिलीग्राम होता है, यानी 8 इंचेस खा सकता है वो आराम से, कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होगी। कितनी अच्छी बात बता दी यार। अब ये नहीं करना कि बच्चों को दे दो यार, कोई ना करे चमचे में ना पेस्ट लगा के दे दो, खैर। तो मतलब गलती से खा लिया तो कोई इशू नहीं है। तो ये है सेफ्टी टॉलरेटेड डोज है, ठीक है। दूसरा, दूसरा ये है कि अच्छा, आप लोग पूछ रहे होंगे, अच्छा ये वो डोज है जिसमें कोई सिम्टम्स होंगे ही नहीं। अब अगर सिम्टम्स, आप लोग वैसे ही पूछेंगे, अच्छा सिम्टम्स मतलब आप सर ये तो बताएं हमें कि कौन से सिम्टम्स की आप बात कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में 5 याद कर लें। एक तो कहते हैं ना, कभी जब हम सेकेंड ईयर बीडीएस में थे, कोई ड्रग का पूछते थे, कुछ भी नहीं आता था तो हम एक ही जब पूछे साइड इफेक्ट क्या है, तो ये तो सारे ही बोलते थे ड्रग के लिए, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया। ओए होए, 3 नंबर तो पक्के हैं, बाकी दो कुछ ना कुछ डाल दो। तो यही सीन है इसमें भी, फ्लोराइड ओवरडोज हो गया, यानी 1 मिलीग्राम पर केजी से ज्यादा हो गया। 1 मिलीग्राम पर केजी से कम है तो कोई सिम्टम नहीं। 1 मिलीग्राम पर केजी, कोई 5 केजी है तो 5 मिलीग्राम, ठीक है, पर केजी की बात चल रही है, पूरे बॉडी की बात नहीं चल रही। ये मत कंफ्यूज मत होना। तो फिर सिम्टम्स होंगे, कौन से सिम्टम्स होंगे? नोजिया वॉमिटिंग डायरिया, एब्डोमिनल पेन। ये भी देखो करीबी, एब्डोमिनल पेन क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाता है, जाके फ्लोराइड पेट में हाइड्रोजन से मिलेगा और एक केमिकल और बनेगा, तो केमिकल लोचा होता है ना, तो वो लोचा पेट में होगा और दर्द होना शुरू हो जाएगा। पांचवा जो है स्लेवरी, क्या कहते हैं, हाइपर सेलिब्रेशन, थूक बढ़ेगी, हाइपो नहीं, हाइपर हाइपर सेलिब्रेशन होगी। पांचवी है हाइपर सेलिब्रेशन। और उसके अलावा कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा, कैल्शियम क्योंकि फ्लोराइड बढ़ रहा है तो कैल्शियम कम होगा बॉडी में, और रेस्पिरेटरी और कार्डियक फेलियर हो सकता है, खैर वो बहुत आगे की बात है, वो पोटेंशियली फेटल की बात है। अब आते हैं हमारे दूसरे टर्म की, वो है पीएलडी, पोटेंशियली लीथल। लीथल यानी खतरे वाली बात, लीथल। और पोटेंशियली मतलब कि प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस हैं, पोटेंशियल के इस बच्चे बंदे में बहुत पोटेंशियल है। तो पोटेंशियली लीथल, लेकिन यानी कि लीथल है लोग, मतलब बहुत पोटेंशियल है नुकसान पहुंचाने का। तो नेगेटिव टर्म है भाई ये। तो इसमें है लोवेस्ट डोज एसोसिएटेड विद एनी काइंड ऑफ फर्टिलिटी, मतलब मिनिमम डोज, ये डोज अगर आ गया तो फिर कोई ना कोई फेटिलिटी हो सकती है, कोई इश्यू हो सकता है। और वो क्या है? 5 मिलीग्राम पर केजी।
1 मिलीग्राम से कम तो चिलसीन, 1 to 5 मिलीग्राम के बीच में सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी होंगे, फेटिलिटी नहीं होगी। 5 मिलीग्राम जैसे ही टच किया, 5 मिलीग्राम पर केजी जैसे ही टच किया, अब फेटिलिटी का खतरा, कार्डियक फेलियर का खतरा, रिस्पायरेटरी का खतरा। अब ये थोड़े से मुश्किल टर्म्स मुश्किल मसले आ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे टर्म पे, सर्टेनली लीथल डोज। ठीक है ना। एक है ना कि क्लास में बच्चा शरारती है, कोई टीचर कहता है यार ये बच्चा मुझे लगता है यार ये बड़ी फिल्म है, तो मतलब बड़ी फिल्म है लगता है मुझे, तो वो है पोटेंशियली लीथल। एक कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके टीचर को यकीन होता है ये तो है ही नंबर 1 फिल्म ना, तो उस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये सर्टेनली लीथल, जानलेवा। ऐसा अगर इतना फ्लोराइड ले लिया ना तो बस तुम्हारा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बस फिर तुम अल्लाह ताला के आसरे पे हो भाई। तो वो कितना डोज है, 32 to 64 मिलीग्राम पर केजी। बस ये याद रखो, 3 टर्म्स याद रखो और उनके डोजेजेस याद रखो, और डेफिनेशन एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है जो टेबल में लिखी हुई है, अपनी भाषा में याद कर लो, अपने ही अल्फाजों में याद कर लो, उर्दू में याद कर लो, सिंधी में याद कर लो, पंजाबी में, जो तुम लोगों की जबान है उसमें याद करो। लेकिन जाहिर सी बात है जो डोजेजेस है वो फिर वो जाहिर है 1 मिलीग्राम है तो 1 मिलीग्राम ही याद करो। इसके ऊपर छलांग लगाते हैं, एक और टेबल है उसमें है मैनेजमेंट की बात की गई, और बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत आसान है। ये 5 मिलीग्राम से अगर 1 मिलीग्राम पर केजी से कम लिया तो चिल सीन है, 5 मिलीग्राम से कम लिया 1 to 5 के बीच तो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिसिटी होंगे, यानी कि डायरिया, वोमिटिंग, फलान डिमका, हाइपर सेलिवेशन, एब्डोमिनल पेन होने। अब ले लिया, अब ले लिया बच्चे ने, आपने फौरन देख लिया, अब क्या करोगे, बच्चे को दूध दोगे आप, बच्चे को दूध दोगे, दूध, अरे दूध, आप लोग दूध का क्या काम यार, ये तो बच्चे ने फ्लोराइड खा लिया तुम दूध दे रहे हो। दूध क्या करेगा, फ्लोराइड की इब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा। चलो सही है, समझ में आ गया। अब आते सिचुएशन नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2 ये कि 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम से 10 15 मिलीग्राम के बीच में बच्चे ने फ्लोराइड खा लिया, यानी कि डोज ऑफ फीटिलिटी आ चुका है। इसमें क्या करना है, इसमें तो या तो एक तो दूध दोगे, उसके अलावा आप दोगे ऐसा सीरम जिससे उल्टी आए, एमेटिक सीरम बच्चों को पिलाओगे कि बच्चा फौरन उल्टी करे। और उसके भी डोजेजेस याद करने की जरूरत नहीं है, बट अगर इतना मैंने कर लिए थे अपने आईएमएम के टाइम, मैंने कर लिए थे, तो मुझे था बहुत ज्यादा कि यार नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, टेबल है ना, तो टेबल की चीजें मैं बहुत कम छोड़ा करता था। तो उसमें सिरप का भी डोज है कि 10 ml देना है, बिल्कुल छोटे बच्चों में, 15 ml देना है बड़े बच्चों में, और 30 ml देना है बड़ों में। तो इस तरह याद किया था मैंने कि 10 ml सिरप देना है छोटे बच्चों में, 15 ml बड़े बच्चों में, 30 ml बड़ों में, 10 15 30, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बड़ा। तो इस तरह याद किया था। सीरम कौन सा, इमेटिक सीरम, जैसे उल्टियां आती हैं, ठीक है ना, इपिकाक सिरप नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके अलावा मिल्क दे सकते हो, उसके अलावा एप्सम सॉल्ट्स और अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, इनसे सबसे क्या होता है, इन सबसे इब्जॉर्प्शन स्लो होती है, मिल्क, एंटासिड, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड, एप्सम सॉल्ट्स। अगर 15 मिलीग्राम से ज्यादा ले लिया तो फिर भाई फौरन 911 हॉस्पिटल का जो भी नंबर है उसको अर्जेंट एडमिशन करवाओ, और उसका न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोलॉजिकल, रेस्पिरेटरी सारा सब पूरा प्रॉपर चेकअप करवाओ। 15 मिलीग्राम से तो 3 कैटेगरीज हो गई। अच्छा, कोई मुझे आप में से बताना चाहेगा कि 3 टर्म्स सिर्फ बता दे ताकि आगे चले, अगर बता सकता है और रात को 11:30 बजे इस मूड में है, इस एनर्जी के साथ है कि कुछ बोल सकता है, और तो प्लीज वो बोल दे, नहीं बोल सकता तो कोई इशू नहीं, हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं सवाल मेरा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो 3 टर्म्स हैं, सेफ्टी, टॉलरेटेड डोज, पोटेंशियली लीथल डोज, सर्टेन लीथल डोज, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दो बस 30 सेकेंड्स के अंदर, अगर कोई बताना चाहता है तो। बोलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो चीजें बोली जाती हैं वो याद रहती हैं। अगर अभी नहीं भी बता रहे ना, जब लेक्चर खत्म हो जाए तो अपने आप को जरूर बताइएगा। कोई भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा अब आते हैं टूथ ब्रशिंग पे। अच्छा, इसकी फ्लोराइड में तो ये सारी चीजें हो गई। फ्लोराइड के अलावा क्या है, क्लोरएक्सिडिन जेल, कुछ जेल्स आती है जिसके अंदर क्लोरएक्सिडिन, तो सबको ही पता है भाई एंटी बैक्टीरियल है, तो ये आप दे सकते हो बच्चों में, इससे स्टेप्टोकोकस का काउंट डिक्रीज होता है। ये आपको क्या करना है कि आपने डेली बेसिस पे देना है 1 2 हफ्ता, उसके बाद फिर कुछ महीनों के बाद देना है।
ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न है। डेली बेसिस पूरा साल नहीं देना, एक शुरू में डेली बेसिस दिया, फिर कुछ महीनों का गैप दे दिया। फिशर सीलेंट्स प्राइमरी में इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप देख रहे हो कि एक दो दांत में ऑलरेडी कैरीज है बहुत ज्यादा और रिस्क फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो प्राइमरी सेकंड मोलर्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट मोलर्स में इतना जरूरी नहीं होता। अब आते हैं टूथ ब्रशिंग, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फ्लोराइड टूथपेस्ट होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पेरेंट सुपरविजन जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, टूथ ब्रशिंग कब से स्टार्ट करवानी चाहिए? छः 6 महीनों में। वो बोलते हैं 6 महीने, 6 महीनों में करवानी है, जब पहला दांत आ जाए, ये रूल है, पहला दांत आ जाए, पहला दांत आ जाए तब से स्टार्ट करवानी है। पेरेंट की सुपरविजन होनी चाहिए। और पेरेंट की पिक्चर बनी हुई है खूबसूरत 8.6 में, कि बाप बाप बच्चे के पीछे है, आगे मिरर है, और वो नीलिंग बिहाइंड बच्चा, और वो उसको हेल्प कर रहा है थोड़ी सी। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है कि उसको बच्चे को सुपरवाइज करने की। दिन में 2 दफा करना चाहिए। उठने के बाद पहला काम, सोने से पहले आखिरी काम क्या होना चाहिए? टूथब्रश होना चाहिए। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। डाइट में आते हैं, बच्चों में क्या होता है कि बच्चे खाना खाना कम खाते हैं। तो फिर जब भूख लगती है, क्योंकि बच्चों में मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट होता है, बड़ों से ज्यादा होता है। तो मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, इसका मतलब उनको कैलोरीज ज्यादा चाहिए। कैलोरीज बोले तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो चाहिए, खाना तो वो खा नहीं रहा। तो वो क्या करता है, वो फिर फ्रूट जूसेस वगैरह ज्यादा पीता है। तो उससे क्या होता है कि उनका कैलोरीज बहुत इंस्टेंटली हाई हो जाता है। कैलोरीज हाई हो जाता है, तो फ्रूट जूसेस में कहता है क्या है, एसिडिक है, टूथ सरफेस लॉस, बच्चों में इरोजन बहुत ज्यादा होती है। या फिर शुगरी ड्रिंक्स पीता है, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है, लेकिन शुगरी ड्रिंक्स से क्या होगा? कैरीज होगा। फ्रूट जूसेस से इरोजन होगा, शुगरी ड्रिंक से कैरीज होगा। कुछ में दोनों होते हैं, कुछ में एक होता है दूसरा नहीं होता। कुछ नॉन शुगरी ड्रिंक्स होती हैं बट एसिडिक होती हैं, कुछ नॉन एसिडिक होती हैं बट शुगरी होती हैं। दोनों खतरे की बात है। और उससे क्या होता है, फ्रूट जूसेस से कभी भी नहीं देना चाहिए बच्चों को। वो दोगे तो उससे जो अगली मील आएगी ना, अब वो डिनर भी नहीं करेगा, क्यों? उसका पेट भरा हुआ है, उसने इतनी कैलोरीज इंटेक कर दी। आप खुश हो रहे हो मेरे बच्चे ने जूस पिया है, अबे भाई जूस के चक्कर में उसका खाना खराब हो रहा है, क्योंकि उसको कैलोरीज जो उसको खाने से मिलनी चाहिए थी, वो अब उसको जूस से उसने ले ली, उसका तो पेट भरा फील हो रहा है। तो ये नहीं नहीं, फुल अवॉइड करना चाहिए बच्चों को। एक और बात, जब रात को बच्चे सोते हैं तो जूस मुंह में डाल देते हैं। दूध का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि नर्सिंग बॉटल कैरीज होता है, वो भी अपर वाले दांतों में, लेकिन कुछ जूसेस डालते हैं। तो उसका तरीका उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि जूस पहले क्या करा, अब बच्चा तो आदत इतना जल्दी तो नहीं चेंज होगी, तो जूस कम करो पानी ज्यादा करो, फिर जूस कम करो पानी ज्यादा करो, कि चालाकी से करते 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 कुछ हफ्तों में पूरा पानी हो जाएगा, और बच्चे को पता ही नहीं चलेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको लगेगा जूस पी रहा हूँ, पानी मुंह में होगा उसके। रात को याद रखे, बच्चा तो सो जाता है लेकिन उसका स्लेवरी काउंट डिक्रीज होता है। तो नर्सिंग बॉटल कैरीज का जो रात को बॉटल डालते हैं, चाहे फ्रूट वाली हो या मिल्क वाली हो, दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है। और इवन मदर मदर का जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो भी पूरी रात, वो भी जो लंबे अरसे, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें 7% लैक्टोज, काउ मिल्क में 4% लैक्टोज। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, बीसीक्यू के हवाले से भी बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ। अब एक और अहम सवाल आता है कि क्या, जब बच्चे का ओपीडी में इलाज हो रहा है, माँ बाप में से कोई एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मोस्टली जो रिसर्चेस कहती हैं यार कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फ्रैंकल था, अजीम साइंसदान था, उसने ये रिसर्च की कि जो 3 साल या उससे छोटे बच्चे हैं, सॉरी 4 साल या उससे छोटे बच्चे हैं, उसमें पेरेंट्स का होना फायदेमंद है, बशर्तिया कि वो पैसिवली ऑब्जर्विंग मदर है, यानी कि साइलेंट है। कुछ जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो डिक्टेट करते हैं डेंटिस्ट को, वो फिर टॉक्सिक है भाई। वो ऐसे में तो फिर उनको निकाल के बाहर रख दो। फिर वो आपको आपको डायरेक्शन देना शुरू कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं, वो गलत है। द मदर शुड बी साइलेंट या पैसिव ऑब्जर्विंग मदर हो पैसिवली ऑब्जर्विंग हो। 4 साल या उससे कम बच्चों में फिर फायदा है फ्रेंकल के अकॉर्डिंग। फायदा क्या है? फायदा नंबर 1, वो साथ में इंटरप्रेट, बच्चा क्या कहना चाह रहा है वो आपको इंटरप्रेट कर सकती है, कि कुछ कहना चाह रहा हो, वो डेंटिस्ट तो नहीं समझ रहा बच्चे की जबान, वो तो माँ ही समझ सकती है। तो माँ फौरन बोल देगी, मेरा बच्चा पानी मांग रहा है, मेरा बच्चा ये करना चाह रहा है, ये ऊपर होना चाह रहा है, इसको थोड़ा यहाँ दर्द हो रहा है। तो इंटरप्रिटेशन, पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, अगर बच्चे ने कुछ करते करते चिल्लाया,
और खुदा ना खास्ता अपने माँ बाप को उधर बिठाए वेटिंग एरिया में, और उन्होंने वहां पे चीख की आवाज सुनी, तो वो तो भागते भागते आपका गला पकड़ेंगे, अबे तूने क्या कर दिया, मेरे बच्चे ने इतना चीख रहा है, और वो रोना शुरू हो गया बच्चा कि डेंटिस्ट ने ये किया है वो किया है। पता चले कहीं कोई लंबी चौड़ी इश्यू ना हो जाए, सू ना हो जाओ आप लोग। अगर अम्मा सामने बैठी होंगी और देख रही होंगी कि डेंटिस्ट बेचारा तो पूरी कोशिश कर रहा है, मेरा बच्चा ही नालायक है, बेवजह आंसू रोए जा रहा है, तो वो समझ जाएगी बात कि नहीं यार, प्रॉब्लम बच्चे में है, बेचारा डेंटिस्ट बहुत अच्छा है और डॉक्टर जहाँ से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम मेरे ही बच्चे में, ठीक है, तो वो अश्योरेंस आ जाएगी। तो ये फायदा है। और तीसरा फायदा ये कि बच्चे का दिल बड़ा होगा, कि माँ सामने होगी ना, तो उसका ऑटोमेटिकली हौसला बुलंद हो जाता है बच्चे का, तो वो ज्यादा कोऑपरेट करेगा, और पेरेंट्स ज्यादा सेटिस्फाई होंगे। तो इन द एंड कंक्लूजन की गई है कि ये बेसिकली एक सेल्फ डिसीजन है, इसमें कोई वो लाजमी बात नहीं है, जैसे पेरेंट को या डेंटिस्ट को इजी लगे आपस में म्यूचुअली डिसीजन ले सकते हैं। सिडेशन पे आप लोगों को ऑलरेडी पता है, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रस ऑक्सीडेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है, बस शर्तिया बच्चे का कोऑपरेटिव होना जरूरी है। कोऑपरेटिव एंशियस होना जरूर, एंशियस तो होगा लेकिन कोऑपरेशन अलग बात है, क्योंकि उसका मास्क लगता है नेजल हुड, अगर वो मास्क से कोऑपरेट नहीं कर पाता फिर कैसे होगा। तो उसमें क्या होता है, मास्क में दो सिलेंडर से मास्क कनेक्टेड होता है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, दोनों दी जाती हैं, शुरू में 100% ऑक्सीजन, फिर इंक्रीमेंट्स में 10% नाइट्रोजन, फिर 5-5% करके, जो पूरे उस लेक्चर में बताया था। लेकिन अगर बच्चा कॉपरेट ही नहीं कर रहा, फिर ओरल और इंट्रावीनस, इंट्रावीनस में भी इनकी ओरल ओरल और इंट्रावीनस ऑप्शन है। खैर ये डिटेल में हम पूरे चैप्टर में सेडेशन में डिस्कस कर चुके हैं। जीए में आपको तब देना चाहिए जब बहुत सारी मल्टीपल एक्सट्रैक्शन हो और रेस्टोरेशन हो एक ही विजिट में, तो फिर जीए रेकमेंडेड है। एक और टर्म है टेम्पोराइजेशन, पहली विजिट में कभी भी आपको एक्सट्रैक्शन नहीं करनी, रूट पल्पेक्टोमी नहीं करनी, पल्पोटमी नहीं करनी, अगर बहुत बड़ी कैविटी हो तो भी आपको एक्सकेवेट करना है, जीआईसी से रेस्टोर करना है, अगर पल्प एक्सपोजर नहीं है, और कंपोजिट वगैरह कुछ भी नहीं करना पहली विजिट में, याद रखें। अगर पल्प एक्सपोज हो चुका है तो फिर आपको क्या करना है, लेड्रीमैक्स की ड्रेसिंग रखनी है, लेड्रीमैक्स में एंटीबायोटिक होती है और स्टीरॉइड होता है, उसकी ड्रेसिंग करनी है और उसको क्लोज कर देना है चैम्बर को। कोई